हेलो एस्पिरेंट्स, एजुट्रॉनिक्स के इस हाई ऑक्टेन एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक तेज दौड़ लगाने वाले हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई और ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, इन दोनों के कोर कंसेप्ट्स एकदम क्लियर करने वाले हैं। कभी ध्यान दिया है कि फ़ोन बिना किसी तार के बस वायरलेस चार्जर पर रखते ही चार्ज कैसे हो जाता है? या फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर पावर प्लांट से बिजली बिना रास्ते में बर्बाद हुए हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? आज इन्हीं मस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ क्लास 12th के इन दोनों सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मास्टर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइकल फैराडे की, जिन्हें फिजिक्स की दुनिया का असली सुपर हीरो माना जा सकता है। फैराडे का नियम कहता है कि जब भी किसी कॉइल से जुड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी वहां से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टाइम के साथ बदलती हैं, तो उस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो फ्लक्स में होने वाला बदलाव ही सर्किट में करंट को पैदा करता है। बस यही है फैराडे का नियम, और सच मानिए इसी अल्टीमेट सुपर पावर की वजह से आज हमारे घरों में बिजली आ पा रही है। अब आते हैं लेंस के नियम पर, जो सच में थोड़ा जिद्दी है। ये नियम सीधा सा है। इंड्यूस्ड करंट की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वो उसी बदलाव का विरोध करती है जिसने उसे पैदा किया, मतलब जिसने जन्म दिया उसी से बगावत। देखा जाए तो ये दरअसल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। करंट ऐसे हवा में तो पैदा नहीं हो सकता ना। उस विरोध के खिलाफ मैग्नेट को मूव करने के लिए कुछ मैकेनिकल काम तो करना ही पड़ेगा, और वही मेहनत, वही काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। और यहाँ आता है एक बहुत बड़ा जेईई रेड अलर्ट। फैराडे के फॉर्मूले में जो एक छोटा सा नेगेटिव साइन दिखता है ना, वो अक्सर जल्दबाजी में छूट जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, ये नेगेटिव साइन बहुत क्रूशियल है। ये सीधे लेंस के नियम और न्यूटन के तीसरे नियम से निकलकर आता है। ये बताता है कि इंड्यूस्ड एएमएफ हमेशा फ्लक्स के बदलाव का विरोध यानी अपोज कर रहा है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस नेगेटिव साइन को बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, वरना आते हुए मार्क्स कट जाएंगे। चलिए अब मोशनल ईएमएफ के फंडे को देखते हैं। अगर एक सीधी रॉड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी वैल्यू होती है BLV। इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक हवाई जहाज के पंख धरती की मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए उड़ रहे हैं। उनके सिरों पर भी मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन अगर वही रॉड किसी एक सिरे पर फिक्स होकर गोल घूम रही है, बिल्कुल किसी हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की तरह, तो फॉर्मूला बदलकर ½BωL² हो जाता है। एग्जाम्स के लिए ये दोनों अलग अलग केस समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एडी करंट्स की, जिन्हें फुको करंट्स भी कहते हैं। होता क्या है, जब कंडक्टर्स के बड़े और मोटे टुकड़ों से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो मेटल के अंदर पानी के भंवर जैसे गोल गोल करंट्स पैदा हो जाते हैं। सुनने में शायद ये एक नुकसानदायक चीज लगे, लेकिन इसके कमाल के यूजेस हैं। जैसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन्स में बिना किसी फिजिकल रगड़ के स्मूथ मैग्नेटिक ब्रेकिंग लगाना हो, या मेटल्स को पिघलाने वाली इंडक्शन फर्नेस हो, या फिर पुराने इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स की घूमती हुई डिस्क। ये सब इन्हीं भंवरों यानी एडी करंट्स का ही कमाल है। लेकिन हाँ, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर्स में यही एडी करंट्स बहुत सारी एनर्जी को हीट यानी गर्मी के रूप में बर्बाद कर देते हैं। और इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सा फिक्स है लैमिनेटेड कोर। मेटल के एक सिंगल बड़े और मोटे ब्लॉक का इस्तेमाल करने के बजाय पतली पतली लेयर्स या शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें वार्निश से एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं। ऐसा करने से एडी करंट्स को फ्लो होने के लिए लंबा रास्ता नहीं मिलता और हीट के रूप में होने वाला एनर्जी का नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है। एकदम स्मार्ट सॉल्यूशन। चलिए अब समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। इसे सर्किट का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहा जाता है। जैसे एक भारी मास अपनी मैकेनिकल स्पीड में किसी भी अचानक बदलाव का विरोध करता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक कॉइल अपने खुद के अंदर बहने वाले करंट के अचानक बदलाव का विरोध करती है। एक सोलेनॉइड के लिए इस इंडक्टेंस का फॉर्मूला है L=μ0n²Al, और इस इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला है ½ Li²। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी ½CV² जैसा ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन, एक और शानदार कॉन्सेप्ट। जब दो कॉइल्स पास पास रखी हों और पहली यानी प्राइमरी कॉइल में करंट बदलता है तो जाहिर है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, और क्योंकि दूसरी कॉइल बिल्कुल बगल में रखी है, ये बदलता हुआ फ्लक्स उस सेकेंडरी कॉइल में भी एक ईएमएफ पैदा कर देता है।
बिना किसी फिजिकल तार के एक कॉइल से दूसरे कॉइल में एनर्जी का ये ट्रांसफर ही हमारे आज के मॉडर्न वायरलेस चार्जर्स की असली नींव है। लगता है ना एकदम मैजिक की तरह। और यहाँ से हम एंटर करते हैं चैप्टर 7 में, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहला सवाल, ये एसी आता कहाँ से है? जवाब है एसी जनरेटर से। ये मशीन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। जब एक कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्लिप रिंग्स की मदद से घुमाया जाता है तो फ्लक्स लगातार बदलता रहता है, जिससे एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा होता है। इसका मैथमेटिकल रूप है E = NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और एक फैक्ट याद रखने वाला ये है कि इंडिया में जो एसी सप्लाई होती है उसकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अगर एसी और डीसी के बीच का अंतर समझना हो तो दोनों को विजुअलाइज करना बेस्ट है। जहां डायरेक्ट करंट यानी डीसी एकदम सीधी और शांत लाइन में चलता है, वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी एक साइन वेव की तरह लगातार अपनी दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों बदलता रहता है। ये वेव कभी पॉजिटिव चोटी पर जाती है, फिर जीरो पर आती है और फिर नेगेटिव दिशा में चली जाती है। करंट का ये लगातार बदलता हुआ थोड़ा क्योटिक सा बर्ताव ही एसी को इतना खास बनाता है और इसी वजह से इसे बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसफॉर्म करके भेजना आसान हो पाता है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए। अगर एसी की वैल्यू हर माइक्रो सेकंड बदल रही है तो उसे मेजर कैसे करें? क्या पूरी साइकिल का एवरेज निकाल लें? वो तो जीरो हो जाएगा। और यहीं पर एंट्री होती है रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू असल में उस एसी करंट की वो इफेक्टिव डीसी वैल्यू होती है जो किसी सर्किट में एक दिए गए टाइम में ठीक उतनी ही हीट पैदा करती है जितनी कि एक स्टेबल डीसी करंट पैदा करता। इसीलिए सारी पावर कैलकुलेशंस के लिए यही आरएमएस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप समझते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू आपस में रिलेटेड कैसे हैं? वेव की सबसे ऊंची चोटी होती है पीक करंट, लेकिन जो अपनी इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू होती है ना, वो पीक वैल्यू का 0.707 गुना होती है। फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो IRMS हमेशा I पीक डिवाइडेड बाय √2 के बराबर होता है। ये √2 से डिवाइड करने वाला फंडा और 0.707 का मल्टीप्लायर न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए यहाँ एक और बड़ा रेड अलर्ट लेते हैं। अक्सर सुनने को मिलता है ना कि घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। सच तो ये है कि ये 220 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है। जी हाँ, ये 220 वोल्ट असल में उसकी आरएमएस वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि उस करंट की जो असली चोटी यानी पीक वोल्टेज है वह 220 को √2 से मल्टीप्लाई करके निकलती है, जो करीब 311 वोल्ट्स आती है। इसीलिए 220 वोल्ट का एसी करंट 220 वोल्ट के डीसी करंट के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक झटका देता है। अब अगला टॉपिक है फेज और फेज डिफरेंस। फेज बस ये बताता है कि कोई वेव अपने टाइम पीरियड का कितना हिस्सा पूरा कर चुकी है। एसी सर्किट्स की एक खास बात यह है कि इनमें वोल्टेज और करंट हमेशा एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते। वो एक दूसरे से 90 डिग्री आगे या पीछे हो सकते हैं। इसको याद रखने का एक जबरदस्त सिविल ट्रिक है। स्पेल करते हैं CIVIL। कैपेसिटर में करंट यानी I वोल्टेज यानी V से आगे होता है और इंडक्टर यानी L में वोल्टेज V करंट I से आगे होता है। है ना बड़ा सिंपल और मजेदार फंडा? इस एक्सप्लेनर का आखिरी बड़ा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ये म्यूचुअल इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ट्रांसफॉर्मर में कोर टाइप और शेल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न्स का रेशियो यूज करके वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल यूज देखिए। जब बिजली को पावर प्लांट से दूर शहरों तक भेजना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। इससे तारों में बहने वाला करंट कम हो जाता है और I² फॉर्मूला के मुताबिक होने वाला पावर लॉस काफी हद तक बच जाता है। तो चलिए आज की इस स्प्रिंट को एक काफी दिलचस्प सवाल के साथ रैप अप करते हैं। अगर फैराडे और लेंज के फॉर्मूलाज में वो एक छोटा सा माइनस साइन नहीं होता तो क्या ये आधुनिक दुनिया चल पाती? दरअसल वो माइनस साइन सिर्फ मैथ्स का एक निशान नहीं है, वो उस फंडामेंटल विरोध और एनर्जी कंजर्वेशन का प्रतीक है जिस पर हमारी सारी मोटर्स, जनरेटर्स और ग्लोबल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स चलते हैं। इन फॉर्मूलों को सिर्फ बोर्ड्स या एग्जाम्स के लिए रटना नहीं है, इन्हें फील करना जरूरी है। ये वो कोड हैं जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। कीप रिवाइजिंग, सीखते रहिए और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।